नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चालू किया है, जिस सीरीज में साइंस के सेट 1 सेट 2 मैं करा चुका हूं। आज हम लोग साइंस के सेट 3 को करेंगे। आप लोगों को पता होगा, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके देखिए, चैनल पे पड़ा हुआ है। सेट 1 साइंस का सेट 1 जो कराया हूं मैं, उसमें 3 वीडियो आया है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। साइंस का सेट 2 भी जो कराया हूं उसमें भी 3 वीडियो आया है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके, सॉरी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। आज मैं साइंस का जो सेट 3 करा रहा हूं, इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियो बनेगा, और आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अभी आप लोगों की रणनीति सटीक होना चाहिए। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एकदम एग्ज़ाम के क्वेश्चन के करीब, जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक एनालिसिस करके वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूँगा। मैं आप लोगों को बोला हूँ कि आप लोगों के पास मैं मुश्किल से 8 या 10 सेट कराऊंगा साइंस का, सोशल साइंस का भी 8 या 10 सेट कराऊंगा। उसी से देखिएगा आप लोग, सारा ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। मैं वैसे स्टूडेंट को कहूँगा जो आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं, आप लोगों की तैयारी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा आप वीडियो देख लीजिए, आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करिएगा अपने अंदर। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपकी रणनीति अच्छी होना चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना चाहिए। अभी आलतू फालतू क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं उलझना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अब वही क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पढ़ने का बहुत कुछ था, लेकिन समय नहीं है। आपको बस अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ताकि आप अच्छा मार्क्स उठा सकें। बिना ज़्यादा बात को लंबा किए हुए मैं अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए, ऑप्शन में है प्रधान अक्ष, बी है मुख्य फोकस, सी है वक्रता त्रिज्या, डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। जैसा कि आप लोगों को देखिए, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक गोलीय दर्पण बनाता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो चलिए मैं आप लोगों के जो गड़बड़ी था वो ठीक हो गया। जैसे कि देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक फिगर बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा क्या है, गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है, ठीक ना। इसमें से फोकस क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन ए प्रधान अक्ष, ये जो सीधा लाइन ये प्रधान अक्ष कहलाता है। फोकस कहाँ होता है, तो यहाँ पे होता है, एफ फोकस होता है। और देखिए वक्रता त्रिज्या इसके पीछे होता है। तो देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण का द्वारक जो कह रहा है क्वेश्चन, वो क्या होता है, तो द्वारक क्या होता है, ये देखिए ऊपर का जो गोलीय दर्पण का जो द्वारक गोल जैसा है, यही तो है। इट मीन्स गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, वृत्ताकार सीमा रेखा यही ना हुआ ऐसे करके, तो इसका व्यास क्या कहलाता है। व्यास मतलब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला चीज, इसको क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक इट मीन्स इसको अपर्चर कहा जाएगा, तो अपर्चर नाम देंगे इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन है बी अवतल दर्पण, ऑप्शन है सी समतल दर्पण, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ण
रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे अधिक होता है, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन एक बार देखिए, पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है लाल, ऑप्शन बी कह रहा है नीला, ऑप्शन सी कह रहा है पीला, ऑप्शन डी कह रहा है बैगनी। तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है या सबसे ज्यादा होता है? देखिए, इसमें तरंगदैर्घ्य का मान पूछा जा रहा है, तो लाल रंग का जो होता है तरंगदैर्घ्य वो सबसे ज्यादा होता है। देखिए, बैजानी हापी नाल, ये इट मीन्स विबग्योर एक वर्ड है जिसमें कि आप लोग जानिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी रंग का। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो आप लोगों को पता होगा कि रेटिना पर पड़ता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? रेटिना पर पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। हम लोग चारों ऑप्शन क्यों पढ़े? तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका अगले स्लाइड पे आएगा, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको हम लोग जानेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो 5वां नंबर है, देखिए इसका ऑप्शन सी कॉर्निया और आइरिस टी था, लेकिन हम लोगों का आंसर तो उसी पेज पे मिल गया था, तो हम लोग इसको आगे नहीं देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? पानी में, लोहा में, कांच में, तो निर्वात में। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात वो प्लेस होता है जहाँ पे हवा भी मौजूद नहीं होता है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की चाल जो होता है ना, निर्वात में सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। किसको देख सकता है? ऑप्शन ए है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन बी है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन सी है केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, ऑप्शन डी है केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन के आधार पे चुनना है। अगर यहाँ पे दूरदृष्टि वाला नेत्र की बात हो रहा है, तो वो दूर की वस्तु को देख सकेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इस पे टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परिवर्तित किरण पुंज होगा, वो कैसा होगा? ए नंबर आभासी होगा, बी नंबर समानांतर होगा, सी नंबर अपसारी होगा, डी नंबर इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज जो होगी वो आभासी होगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे मिलेगा आप लोगों को, वीडियो में बने रहिए। और ये जितना भी क्वेश्चन मैं 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा अभी, इसमें 25 क्वेश्चन के लगभग कराऊंगा, तो इन सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? अपवर्तन नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, या वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। एक वर्णी प्रकाश का मतलब कहना चाह रहा है कि एक ही वर्ण का प्रकाश, एक ही चीज का प्रकाश, मतलब एक ही कलर का प्रकाश गुजरे, तो इसमें क्या नहीं होगा? अपवर्तन भी होगा, विचलन भी होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्योंकि वर्ण विक्षेपण क्या होता है? एक श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बंटना। यहाँ तो कहता है एक वर्णी, मतलब एक ही वर्ण का प्रकाश, तो वर्ण विक्षेपण नहीं हो जाएगा। इनमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के कहा है। वायु में यानी कि हवा में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, अनंत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस की जो कांच के उत्तल लेंस की वायु शक्ति होती है वो धनात्मक होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। तो कितनी बार अपवर्तन होगा, तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक बार। एक देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को फंसा सकता है। यहाँ पे जो कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार इसका हम लोगों को आंसर देना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा मिलेगा जिसका कि आंसर सही नहीं मिलेगा आप लोगों को, चाहे गेस पेपर हो, चाहे आप लोगों का क्वेश्चन बैंक हो, चाहे मॉडल पेपर हो, तो उसमें सावधानी बरतना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा एक बार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, भू योजित स्तर से, भू योजित सॉरी भू योजित तार में। भू योजित तार मतलब जिसको अर्थिंग कहते हैं, अर्थ वायर कहते हैं। बी कह रहा है ठंडे तार में, ठंडे तार में। सी कह रहा है गर्म तार में। डी कह रहा है इनमें सभी में। तो इसमें देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, स्विच को जो लगाया जाता है वो गर्म तार में लगाया जाता है। इसलिए देखिए, स्विच को गर्म तार में लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर गर्म तार को पॉजिटिव वायर भी जैसे हम लोग कहते हैं, अगर स्विच को गर्म तार में लगाने की वजह हम लोग अगर स्विच अगर बंद करेंगे उसके बाद भी करंट जाते रहेगा। इसीलिए हम लोगों को हर हमेशा स्विच को किस में लगाना चाहिए कि गर्म तार में लगाएं, ताकि अगर हम लोग ऑफ करें तो वो बंद हो जाए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को फंसा भी सकता है, क्योंकि स्विच जब लगाइएगा तो एक गर्म तार भी होता है, एक ठंडा तार भी होता है। अर्थ का तार, देखिए इसमें से सभी ऑप्शन देके ये आप लोगों को थोड़ा सा दिग्भ्रमित कर रहा है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सी ही होगा, गर्म तार में होगा। क्योंकि आप लोग इसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, इसका आंसर जो होगा वो आप लोगों को पता होगा तो ठीक, नहीं तो गर्म तार आंसर इसका सही है। क्योंकि स्विच को जब भी लगाया जाता है तो गर्म तार में लगाया जाता है, ठंडे तार में नहीं लगाया जाता है। ठंडा तार अर्थिंग वाला होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूल पर कूलम कहलाता है, क्या कहलाता है, जूल पर कूलम क्या कहलाता है, वॉट कहलाता है, एम्पियर कहलाता है, ओम कहलाता है या वोल्ट कहलाता है। तो देखिए, जूल किसका एसआई मात्रक होता है, कार्य का, और कूलम किसका एसआई मात्रक होता है, आवेश का। तो कार्य किया गया प्रति आवेश में देखिए क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। तो कार्य बाय आवेश, ठीक है, तो ये वोल्ट ही कहलाएगा। क्योंकि देखिए, जूल पर कूलम जो है तो वॉट तो नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा, ओम भी नहीं होगा, वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे डी नंबर पे टिक करिए। चलिए क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक होता है, क्या होता है, टेस्ला होता है, फैराड होता है, वेबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 13 नंबर का जो ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, उष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, या कुछ और। तो देखिए, विद्युत घंटी जो होता है ना, वो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। तो इसका ऑप्शन ये देखिए शायद आगे होना चाहिए और अगले स्लाइड पे आप लोगों को मिल जाएगा। इसके ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चुंबकीय प्रभाव सी नंबर और डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो सी नंबर। तो इसका क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डायनमो बदलता है, किस में बदलता है, किसको, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए डायनमो जो बदलता है ना, डायनमो एक प्रकार का यंत्र है, तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अपवर्तनांक का रंग
अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है? क्या कहलाता है? अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है या वर्ण विक्षेपण कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। मोटर कार में जो पश्चदर्शी दर्पण का यहाँ बात कह रहा है, ये साइड मिरर के रूप में कह रहा है, जिसमें कि मोटर कार चालक जो है वो उसको देखता है फोटो। तो कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु के तुल्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु से छोटा होता है, ऑप्शन ए सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे मिलेगा हम लोगों को, आप लोग बने रहिए। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, विद्युत वाहक बल से दुगना होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपना क्वेश्चन जो कह रहा है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर सिरों के बीच का विभवांतर का मान हो जाता है। क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल से कम होता है, तभी तो इसका आंसर सी नंबर है। क्योंकि देखिए सी नंबर ऑप्शन करने का मतलब ये हुआ यहाँ पे मेरा कि अगर विद्युत सेल से विद्युत धारा प्राप्त करेंगे तो उसके सिरे के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम होगा, ठीक है, तभी इसका सही आंसर सी होगा। नहीं तो ऑप्शन यहाँ पे और कोई दुगना तो नहीं हो सकता है, अधिक तो नहीं हो सकता है, विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। क्या आवर्धन होगा? देखिए वस्तु कहाँ रखा जा रहा है? फोकस और देखिए वस्तु कहाँ रखा जा रहा है? फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में रखता है तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण ना। तो फोटो कहाँ बनेगा? पीछे की ओर बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब जितना भी साइज होगा उससे बड़ा बनेगा, यानी कि यहाँ पे इसका आवर्धन का जो मान होगा वो एक से अधिक होगा। एक से अधिक होगा तो ये कौन हो सकता है? एक से अधिक होगा, इसका आवर्धन का मान कितना होगा? एक से अधिक। तो ऑप्शन में देखिए फंसाया है, आधा दिया है, एक दिया है, दो दिया है, इनमें कोई नहीं। एक से अधिक तो दो भी हो सकता है ना। तो इसका बी नंबर, इसको आंसर आप लोग टिक करिए। देखिए बी नंबर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? सब इनमें सभी आंसर हो जाएगा। सल्फर भी होता है, कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगले स्लाइड पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन का यहाँ पे 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? यानी कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर है, ओम है, ओम पर मीटर है या वोल्ट मीटर है? तो 21 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ओम मीटर। देखिए विद्युत प्रतिरोधकता कह रहा है, प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध का पूछता तो प्रतिरोध को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं और उसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, अगर पूछे प्रतिरोधकता तो उसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 22वां नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है।
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है? ए नंबर वॉट, बी नंबर जूल, सी नंबर वेबर, डी नंबर वोल्ट। तो इसका सही जो आंसर होगा वो वेबर हो जाएगा। इसका सही आंसर वेबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है समान माध्यम से प्रकाश गमन करता है वक्र रेखा में, वृत्त रेखा में, अनिश्चित तरीके से या डी सरल रेखा में। देखिए प्रकाश जब भी गमन करता है ना तो वो करता है सरल रेखा में, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन 25 नंबर है वो कह रहा है प्रत्येक, ये तो कई बार आया हुआ है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कितना होता है? 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम, 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश जो होता है वो 1.6 गुना 10 टू द पावर 19 माइनस 19 कूलम। इसका सही आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या होगा? देखिए नीले लिटमस पत्र को अगर कोई लाल कर रहा है तो इसका मतलब ब्लू को रेड में बदल रहा है, तो एसिड है, तो इसका नेचर जो होगा उस घोल का वो एसिटिक होगा। अब देखिए एसिड, अगर एसिड है तो पीएच मान उसका कितना होगा? एसिड का मान पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो देखिए 7 से कम यहाँ पे देखिए 7 है, 9 है, 10 है, तो ये 7 से कम नहीं होगा। ऑप्शन एक ही बचता है ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जिसमें कि 2 लिखा है। 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिखा होता है तो वो सही हो जाता है, क्योंकि एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लोहे की परमाणु संख्या होती है, या परमाणु संख्या क्या है? लोहा का परमाणु संख्या, जिसको हम लोग आयरन कहते हैं, आयरन को किससे डिनोट करते हैं? आप लोगों को जैसे पता है कि Fe होता है, Fe का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 26 होता है। तो इसका आंसर जो है 26 हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसको कंफर्म करते हैं ऑप्शन की मदद से। तो ऑप्शन की मदद से यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए नंबर में क्या दिया है? 23, बी नंबर में 26, और डी नंबर में 25, और सी नंबर में 25, सी नंबर में 25, डी नंबर में 24। तो ऑप्शन इसका बी नंबर ही सही है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन आप लोग बी नंबर लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? देखिए सल्फर की बात कर रहा है, जिसको हम लोग सल्फर कहते हैं, हिंदी में उसको कभी कभी गंधक के नाम से भी आता है। तो सल्फर कितना होता है? इसकी परमाणु संख्या 16 होता है, ठीक ना? तो 16 जो होता है 16, तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन संख्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और डी 7 हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सल्फर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो पहले में कितना होता है? 2, दूसरे में 8, 8 2 10 हो गया, तो बचा कितना? 6 ना। तो बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? जस्तीकरण कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है, समृद्धिकरण कहलाती है, या इसमें से कोई नहीं? तो देखिए एल्युमिनियम पे जो मोटी ऑक्साइड की परत बनती है ना, उसके बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? CH4, C2H6, C2H4, C3H8। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो C2H4 हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम क्या है? इथीन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, C2H4 इथीन।
तो देखिए हम लोग यहाँ पे कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आएगा 30 के बाद से, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना सा ही रहने देते हैं। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए हमारे ऊपर, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं अच्छा से आप लोगों के लिए काम कर सकूं। तो आज के लिए इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।